आपराधिक मानववध भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में यानी 299 आईपीसी। अब जो नई किताब है उसके स्थान पे आ गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में। यह प्रावधान दिया गया है, आपराधिक मानववध की व्याख्या की गई है। जो कोई व्यक्ति मृत्यु करने के आशय से ऐसा कोई कार्य करता है, यह संभाव्य जानता है कि उस कार्य के द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कार्य करके उसकी मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का दोषी कहलाता है कि उसने आपराधिक मानववध किया है। जैसे आपराधिक मानववध होने के लिए इसके 3-4 पॉइंट हैं, अवयव इसके हैं कि आपराधिक मानववध किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जाना, नंबर 1। नंबर 2, कार्य किया जाना, कार्य मतलब किसी व्यक्ति जो मृत्यु कारित होगा नंबर 1, वह कार्य से मृत्यु कारित हुआ है, नंबर 2। नंबर 3 अवयव इसका है कि वह आशय उसका, उस आशय से किसी व्यक्ति के ऊपर चोट करता है कि जिससे वो जानता है कि उस चोट पहुंचाने से उसकी मृत्यु संभाव्य है और मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है, वह व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी है। जैसे का जो है एक रास्ते में एक गड्ढा खोद देता है और गड्ढे के ऊपर लकड़ियां बिछाता है, उसके ऊपर घास फूस डाल देता है कि ताकि लोग उसको ये समझें कि ये रास्ता सही है। और खा जो है वो समझता है कि रास्ता सुदृढ़ है, रास्ता सही है, और उस पर चलता है, उस पर से जाता है, वो गुजरता है, और जिस गड्ढे पहुंचता है तो गिर जाता है गड्ढे में, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ का जो है, क्योंकि क्या जानता था कि उस व्यक्ति को उस गड्ढे में गिरने से खा की मृत्यु हो सकती है, तो का जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा। नेक्स्ट जो है का यह जानता है कि खा झाड़ी के पीछे मौजूद है। का जो है यह जानता है कि खा नामक व्यक्ति जो है झाड़ी के पीछे मौजूद है, कोई कार्य कर रहा है। अब गा से झाड़ी के ऊपर गोली चलाने के लिए कहता है, तो का के कहने पर गा झाड़ी पर गोली चलाता है और जिससे उस गोली से खा की मृत्यु हो जाती है। तो यहां जो है क्योंकि का ने गा से गोली चलवाया है, तो का तो आपराधिक मानववध का दोषी हुआ, लेकिन गा जो है गा से चूंकि गोली गा ने चलाया है, लेकिन गा को यह मालूम नहीं है कि खा जो है झाड़ी के पीछे है मौजूद, उसको मालूम नहीं। तो इसलिए गा जो है जिसने गोली चलाया है, उसके गोली से खा की मृत्यु हुई है, वो किसी प्रकार का दोषी नहीं। लेकिन का जो है वो आपराधिक मानववध का दोषी है, क्योंकि वो जानता था कि इस गोली चलाने से, गोली लगने से, गोली झाड़ी पे चला रहा है, उसके पीछे जो है खा मौजूद है और उससे उसकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है। तो इस प्रकार जो है का जो है आपराधिक मानववध का दोषी हुआ, अब गा जो है निर्दोष। इसी प्रकार एक मुर्गे के ऊपर गोली चलाता है, का जो है एक मुर्गे के ऊपर गोली चलाता है और खा जो है मुर्गे के पीछे है,
लेकिन क यह नहीं जानता ख मुर्गे के पीछे है, और क गोली चलाता है, ख की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ वह अपराधी मानव दस का दोषी है। वहाँ ये लापरवाही का दोषी है कि उसको जानना चाहिए था कि हो सकता है कि मुर्गा जो गोली चला रहा है उसके पीछे कोई हो। तो यहाँ उपेक्षा 304A के अंतर्गत दोषी होगा वो। तो वो आपराधिक मानव दोष दोषी है। आपराधिक मानव वध होने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य किया जाना, मृत्यु कारित किया जाना। अब मृत्यु कारित करना संभव जानता हो वह व्यक्ति जिसने मृत्यु कारित किया है, और उससे जो है उसका आशय भी होना चाहिए कि इस जो हमारा आशय है इससे इसको मृत्यु कारित करने का आशय था। एक बाद में एक व्यक्ति ने वह जानता था कि ख जो है प्लीहा नाम रोग से ग्रस्त है, और जो है उसके जहां रोगग्रस्त है और जानता है कि ये प्रकृति के मामूली अनुक्रम में इस पे चोट करने से इसकी मृत्यु होना संभाव्य है, उस पर चोट करता है तो जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ आपराधिक मनोदर्पण का दोषी है। यद्यपि यदि कोई स्वस्थ आदमी होता, उस पर चोट की गई होती तो उसकी मृत्यु न होती, लेकिन क्योंकि वो जानता था कि चूंकि वह रोगी है और उसके ऊपर इतना हम प्रहार करेंगे जिससे उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है, संभाव्य है, तो आपराधिक मनोदर्पण का दोषी है। एक पटना हाई कोर्ट ने 1868 में एक गणेश दुले के मामले में एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया था, जो जजमेंट आज भी साइटेड है। इसमें एक सपेरे ने अपना कौशल दिखाने के लिए गांव में गया और गांव में लोग जुट गए अपना सपेरा सांप देखने के लिए। तो उसके अपना कौशल दिखाने के लिए उसने कहा कि इस विष के प्रभाव से हम मुक्त कर सकते हैं। एक आदमी के ऊपर सर के ऊपर सर्प रख दिया और वो उसको उठा के फेंकना चाहा, तो सर्प ने उसके हाथ में काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो अपनी जड़ी बूटी से बचा भी नहीं पाया। तो उसको जो है सपेरे को, उसका नाम गणेश दुले था, तो सपेरे को आपराधिक मनोदर्पण का दोषी माना गया। यद्यपि उसका यह आशय नहीं था कि उसकी मृत्यु कारित करना, लेकिन वो जानता था यह संभाव्य है, सांप काटने से, सर्प के दंश से उसकी व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है, और ये हो सकता है कि हमारी दवा काम भी न करे, हमारी जड़ी बूटी काम भी न करे। उसको जानकारी थी, लेकिन उसको जो है हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने दोषी माना, आपराधिक मनोदर्पण का दोषी माना, और सुप्रीम कोर्ट से यू कन्फर्म जजमेंट कन्फर्म रहा, सजा कन्फर्म रही उसकी। अब एक पलानी गोल्डन के मामले में बहुत बढ़िया जजमेंट कोर्ट ने दिया है। इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर हल से प्रहार किया उसके सर पे, जिससे वो गिर गई और बेहोश हो गई। तो उसने सोचा कि हमारी पत्नी चूंकि हमने मारा है इसलिए मर गई, और उसको लोग यह न जाने कि हमने मारा है, और उसको ये दिखाने के लिए इसने फांसी लगा लिया है। उसके गले में रस्सी लगा के धरनी से उसको लटका दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने ये इसमें जजमेंट दिया कि वह जो है, यद्यपि वो प्रहार अपनी पत्नी को जो प्रहार किया था वो प्रहार तेज था, घोर उपहति थी, लेकिन वो उससे मृत्यु होना संभाव्य नहीं था, और उसका यह आशय भी नहीं था कि अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करना। यद्यपि उसकी पत्नी की मृत्यु कारित हो गई,
लेकिन वो उसका आशय नहीं था। तो उस पे जो है, उस मामले में कोर्ट ने घोर उपहत के लिए उसको सजा दिया, आपराधिक मानववध के लिए सजा उसको नहीं। यदि अब इसमें एक जो है चतुरानंद के मामले में LR 1919 पेज 1101 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये मामला था, एक चतुरनाथ नाम का आदमी था और उसको अपने मित्र से, उसके घर पे, अपने मित्र के घर गया था, उसके अपने मित्र से किसी बात को लेके वाद विवाद हो गया, आपस में झगड़ने लगे, थोड़ा अंधेरा भी था। तो उसकी पत्नी ने बीच बिचाव के लिए गया कि झगड़ा न हो, आके बीच में खड़ी हो गई उसकी पत्नी, बीच बिचाव करने लगी। उसी समय चतुरानंद ने अपने मित्र के ऊपर अपनी छड़ी से प्रहार किया। यद्यपि उसका मारने का आशय तो नहीं था, अपने मित्र को जान से मारने का आशय नहीं था, उसका वध करने का आशय नहीं था, लेकिन एक छड़ी से अपने उसके सर पे मारा, उसको मारा अपने मित्र को। लेकिन वह उसके मित्र की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लिए थी और उस समय बीच में आ गई और डंडा जो है, छड़ी जो है, उस बच्चे के 6 महीने का बच्चे था, उसके ऊपर डंडा पड़ गया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसमें जो है माननीय न्यायालय ने उपहत्या का दोषी माना है, घोर उपहत्या भी नहीं, उपहत्या यानी साधारण चोट का उसको दोषी माना, आपराधिक मानववध का दोषी नहीं माना, क्योंकि इसमें जो है आशय का अभाव था, उस बच्चे को मारने का आशय नहीं था। दूसरी चीज, मृत्यु करने का आशय नहीं था। तीसरा, ऐसा कार्य प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य था, क्योंकि मारा तो अपने मित्र को था, उस बच्चे को तो मारा नहीं था। अब मित्र को मारता तो साधारण चोट उसको पहुंचती, तो साधारण चोट के लिए उसको न्यायालय ने दंडित किया। एक फॉक्स के नाम से एक केस है, तो इसमें जो है एक पंखा कुली था, वो पंखा बनाने आया था और पंखाओं का बना टांग दिया, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट था, पंखा सही चला नहीं। तो फॉक्स ने उस व्यक्ति को बहुत जोर से मारा, क्योंकि उसको मारने से उसकी प्लीहा नष्ट हो गई और रक्तस्राव होने लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि फॉक्स नहीं जानता था वो प्लीहा का रोगी है, लेकिन वो साधारण चोट से ही मारा और उसको जो है गुस्सा आ गया, पंखा ठीक नहीं चल रहा था और वो मर गया। तो उसमें अदालत ने कहा कि चूंकि भले मर गया, वो आपराधिक मानववध का दोषी फॉक्स नहीं है, क्योंकि उसको जान से मारने का आशय नहीं था, मृत्यु करने का कारित करने का आशय नहीं था, और जो उसकी चोट थी, जो चोट कारित किया है, साधारण थी, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में वह मृत्यु करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और ये भी नहीं जानता था कि वह प्लीहा का रोगी है, इसलिए वो आपराधिक मानववध का दोषी नहीं होगा, वो उपहत्या का दोषी होगा। तो उपहत्या का दोषी उसको माना है, आपराधिक मानववध नहीं। एक इदुबेक का मामला है। इदुबेक के मामले में अब इदुबेक ने अपनी पत्नी को जोर से मारा, जिससे उसकी प्लीहा नष्ट हो गई और रक्तस्राव होने लगा, नाक से खून बहने लगा और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में जब उसको इस मामले में न्यायालय ने कहा कि एक घोर उपहत्या का दोषी, क्योंकि अपने पत्नी को मृत्यु कारित करने का उसका आशय नहीं था और भी नहीं जानता था उस चोट से उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है।
अब प्रकृति के मामूली अनुक्रम में चोट इतनी नहीं थी जिससे मृत्यु कारित हो जाती उसकी, तो इसमें जो है आपराधिक मनोभाव का उसने दोष है। तो आप बिना किसी आशय, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना किसी आशय अथवा ज्ञान के मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं। तो इसमें आशय या ज्ञान होना आवश्यक है, तब मृत्यु जो कारित होगी वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगी। एक कुसमाझी बनाम उड़ीसा राज्य का मामला, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1985 पेज 1460। इसमें मां ने अपने सगे बेटे को मछली पकड़ने के लिए कह रही थी, बेटा नहीं जा रहा था, बार बार मां डांट रही थी, तो बेटे को क्रोध आ गया और कुल्हाड़ी उठाया और उसके गर्दन पे मारा, जिससे उसकी मां की मृत्यु हो गई। तो इसमें जो है कोर्ट ने हत्या का दोषी, उसके ऊपर हत्या कर लगाया गया, लेकिन हत्या का दोषी नहीं, आपराधिक मानववाद का दोषी उसको माना गया। तो बिना किसी आशय और ज्ञान के किसी मृत्यु न कारित की जाए। जैसे कोई व्यक्ति साधारण चोट किसी को मारता है, का ने अपने मित्र को अपने हाथ से 2 थप्पड़ मार दिया मान लीजिए, और उससे जो है उसके सर में चोट आई और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तो आदमी तो मर गया, लेकिन वह उसके मृत्यु को आशय और ज्ञान नहीं था, आशय भी नहीं था मृत्यु कारित करने का, उसको ज्ञान नहीं भी था इतनी चोट से इसकी मृत्यु हो सकती है। और प्रकृति के मामूली अनुक्रम में वो ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे उतने चोट लगने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी, इसलिए वो उपहत का दोषी है, साधारण चोट का दोषी है, आपराधिक मानववध अथवा हत्या का दोषी नहीं। अब इसी से मिलता जुलता मामला है हत्या। देखिए, हत्या और आपराधिक मानववध दोनों में अंतर है। हत्या जो है इसकी डिफिनेशन जो है, इसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड आईपीसी की सेक्शन 300 में और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 101 में इसको परिभाषित किया गया। अब हत्या किसी मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु करने के आशय से कोई कार्य करके उसकी मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में आता है, हत्या की श्रेणी में आता है। इसके अवयव हैं आशय, आशय होना चाहिए, और शारीरिक क्षति होनी चाहिए, यानी आशय कि हम इसका मर्डर करेंगे, इसको जान से मार डालेंगे, आशय हो पक्का। दूसरा शारीरिक क्षति, उससे उस कार्य से उसकी शरीर की क्षति हुई है, जो अथवा शारीरिक क्षति ऐसी हुई है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसी क्षति उस व्यक्ति की करता है, शारीरिक क्षति करता है जो मृत्यु कारित करने के लिए पूर्ण संभाव्य है कि उससे जो कार्य करेगा जिससे उसको क्षति पहुंचाए। कार्य मान लीजिए खा को ऐसी क्षति पहुंचाती है, उसका मृत्यु करने का आशय है, और कार्य खा को तलवार से या लाठी से प्रहार करता है और उसके मृत्यु कारित कर देता है, यहाँ वह का जो है खा के हत्या का दोषी माना जाएगा। उसके 300 अंतर्गत, 300 सेक्शन 300 अंतर्गत जो है डिटेशन के अंतर्गत आता है। और हालांकि 300 हत्या का जो है इसका दंड का प्रावधान 302 में, सेक्शन 302 में इसके हत्या की परिभाषा यानी मर्डर की परिभाषा सेक्शन 300 में, धारा 300 में, और इसके दंड का प्रावधान कितना इसको दंड दिया जाएगा ये 302 में, 302 आईपीसी। और भारतीय न्याय संहिता की धारा
302 इसमें 103 आ गया। और आपराधिक मानववध जो है, इसका डिफिनेशन, इसकी आपराधिक मानववध की परिभाषा ए धारा 299 इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में परिभाषित है। वही बिल्कुल सेम चीज। तो इसमें यदि क जो है खा के ऊपर गोली चलाता है, उसका आशा है खा को मार डालना, अब का खा के ऊपर गोली चलाता है और खा को मार डालता है, तो का हत्या का दोषी है, आपराधिक मानववध का दोषी नहीं, हत्या का दोषी है। जैसे खा किसी रोग से ग्रस्त है और का जानता है इसको चोट पहुंचाने से इसकी मृत्यु कारित करना संभाव्य है, मृत्यु हो जाएगी। का जो है जहां उसको रोग है, खा को रोग है, का उसको जोर से प्रहार उस पर करता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि वह किसी स्वस्थ आदमी को प्रहार उस पर किया गया तो उसकी मृत्यु कारित न होती, लेकिन क्या यह जानता था कि खा जो है इस रोग से ग्रस्त है और उसके ऊपर जो है हम यदि इतना प्रहार करेंगे उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी निश्चित। तो का जो है खा की हत्या का दोष है। जैसे का तलवार या लाठी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो रोगग्रस्त है कि उसको साधारण चोट भी पहुंच जाएगी तो मर जाएगा, तो का ने खा जो रोगग्रस्त है उसके ऊपर ऐसा तलवार या लाठी या किसी अन्य से उसके घाव पे चोट करता है, जहां उसका घाव है। जैसे हार्ट का पेशेंट है और हार्ट का ऑपरेशन करा खाया है और हार्ट सोच रहा है कि हार्ट पर यदि ऐसा प्रहार करेंगे तो मर जाएगा, तो उसके हार्ट पर यह जगह चोट नहीं हुई तो हार्ट पर ही चोट पहुंच जाता है, जिससे वो मर जाता है। तो यहाँ जो है का खा की हत्या का दोषी है। का एक भीड़ पर गोली चलाता है, भीड़ बहुत भीड़ है और का भीड़ पर गोली चलाया, अब भीड़ में से एक आदमी मर गया, तो का यद्यपि उसको उस व्यक्ति को मारने का आशय नहीं था, लेकिन उसको इतनी आशय था और ज्ञान भी था, यह संभाव भी था और पूरी संभावना भी थी कि उस भीड़ पर जो गोली चला उसमें कोई ना कोई मरेगा। तो का जो है खा जो भीड़ में मरा है उसकी हत्या का दोषी है। तो इसमें जो है ये हत्या के दोषी। तो हम आज का सेशन इतना ही करेंगे, अब हम कल जो है इसका सेशन करेंगे आपराधिक मानववध हत्या नहीं। देखिए हर चीज जो है हर हत्या आपराधिक मानववध में आ जाएगी, हत्या जो है आपराधिक मानववध में आएगी, लेकिन मानववध हत्या में नहीं आएगा। मानववध किया गया है वो हत्या में नहीं आएगा, और हत्या जो है मानववध में आ सकता है। यानी हत्या में यह है किसी आदमी मरना, मानववध में कोई आदमी मरेगा, तो दोनों तो समान है। अब इसमें हत्या में जो है इसमें यद्यपि हत्या और आपराधिक मानववध बहुत सूक्ष्म अंतर है। इसमें तमाम हाई कोर्ट, तमाम विधि विशेषज्ञ इस पर बड़ा अपना प्रकाश दिए छोड़े हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न मामलों में बहुत अपनी बारीकी से उसका विश्लेषण किया है। यद्यपि आपराधिक मानववध और हत्या में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जैसे आपराधिक मानववध में यह संभाव्य है कि आदमी जो है संभावना है, पूरी संभावना के मर जाएगा, लेकिन हत्या में पूर्ण डेड श्योर है, पूर्ण हम गोली किसी के ऊपर चलाते हैं तो उसको मरने है, पूर्ण रूप से निश्चित है हत्या में। तो जहां एक बिल्कुल निश्चित हो जाए कि यहाँ मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, बचने कोई रास्ता नहीं, वहां हत्या है। और जहां यह है कि यह संभाव्य है कि मर जाएगा, पूरी संभावना है कि मर जाएगा, लेकिन हो सकता है बच भी जाए, तो वहां जो है आपराधिक मानववध है।
अब इसके डिटेल थोड़ा सा हम आगे कल इसके बारे में बताएंगे। आपराधिक मानववध कब हत्या है और हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर क्या है। धन्यवाद।